सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ठीक है, तो AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, तो इस पे इतने क्वेश्चंस नहीं हैं स्टडी मैट और PM में, बट फिर भी जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उतने क्वेश्चंस को हमको कवर करना है, राइट। और रहे देखा जाए तो इसमें अराउंड 2-3 पेजेस के नोट्स हैं, 3.5 पेजेस के नोट्स हैं, अराउंड 4 पेजेस के नोट्स हैं। तो जो है 3-3.5 पेज के नोट्स हमको जो है 4 पेजेस के नोट्स हमको कवर करने हैं एंड देन फिर देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस हैं इसका। ठीक है, फिर भी एक बार स्टडी मैट और PM में देख लेते हैं कि इसमें पर्टिकुलर कितने क्वेश्चंस हैं। सिर्फ 2 थियोरेटिकल क्वेश्चन है PM में और कुछ भी नहीं है इसमें। सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की बात करें तो AS24 अप्लाई टू ऑल डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो सारे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन पे ये एप्लीकेबल होता है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज़ अ कंपोनेंट ऑफ इंटरप्राइज। ये इंटरप्राइज का एक कंपोनेंट है। ठीक है, दैट द ठीक है, तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज़ अ कंपोनेंट ऑफ इंटरप्राइज that the enterprise pursuant to a single plan is disposing of substantially in its entirety, such as selling the component in a single transaction, demerger or spin-off of ownership of the component to the enterprise shareholder। क्या बोलना चाह रहे हैं? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ इंटरप्राइज दैट द इंटरप्राइज परसुएंट टू सिंगल प्लान। ठीक है, सिंगल प्लान में, ठीक है, सिंगल प्लान में डिस्पोज कर रहा है सब्सटैंशियली, डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटैंशियली या डिस्पोजिंग ऑफ पीस मिल। जब सब्सटैंशियली की बात कर रहे हैं तो डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटैंशियली इन इट्स इंटायरिटी, सच एज सेलिंग द कंपोनेंट, मतलब डिस्पोजिंग कर रहे हैं ना सिंगल प्लान में, सच एज सेलिंग द कंपोनेंट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो सेल द कंपोनेंट और बाय डीमर्जर और स्पिन ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपोनेंट टू अ इंटरप्राइज शेयर होल्डर। ठीक है, तो सिंगल प्लान से हम तो बोल सकते हैं कि सिंगल प्लान से डिस्पोज करना सब्सटैंशियली, ठीक है, इंटायरिटी में जो है सिंगल प्लान से डिस्पोज करना ऑफ सब्सटैंशियली इन इट्स इंटायरिटी, तो डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटैंशियली इन इट्स इंटायरिटी, ये पर्टिकुलर वर्ड को एक साथ यूज़ करने का है। तो डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटैंशियली कैसे कर सकते हो? सच एज बाय सेलिंग द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट आप सेल कर रहे हो सिंगल ट्रांजेक्शन से, या तो डीमर्जर कर रहे हो, या तो स्पिन ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपोनेंट टू द इंटरप्राइज शेयर होल्डर। ठीक है, अब या तो सब्सटैंशियली डिस्पोज कर दिया या तो पीस मिल डिस्पोज कर दिया। तो डिस्पोजिंग ऑफ पीस मिल सच एज सेलिंग ऑफ द कंपोनेंट, ये भी वही है, सेलिंग ऑफ द कंपोनेंट, सेलिंग ऑफ द कंपोनेंट। तो इधर है कंपोनेंट एसेट्स, डिफरेंस ये है। तो यही है कि सेलिंग ऑफ द कंपोनेंट एंड सेलिंग ऑफ द कंपोनेंट एसेट्स एंड द सेटलिंग इट्स लाइबिलिटी इंडिविजुअली। तो सेलिंग ऑफ द कंपोनेंट्स असेट्स एंड सेटलिंग इट्स लाइबिलिटीज इंडिविजुअली। ठीक है, तो सेल करना कंपोनेंट के एसेट्स को, ये पीस मिल हो गया, या तो सेटल कर रहे हो लाइबिलिटी को, तो सेटल कर रहे हो लाइबिलिटीज़ को इंडिविजुअली। चलो, कंपोनेंट के एसेट को बेचना है, सेटल कर रहे हो लाइबिलिटी इंडिविजुअली, तो ये भी जो है दैट द इंटरप्राइज परसुएंट टू सिंगल प्लान, या तो डिस्पोज कर रहा है सब्सटैंशियली या तो डिस्पोज कर रहा है पीस मिल में, छोटा छोटा। टर्मिनेट थ्रू अबेंडनमेंट, गिविंग अप कम्प्लीटली, तो गिव अप कर रहा है कम्प्लीटली, अबेंडनमेंट, तो terminating to abandonment, giving up completely, and phase and time bound program resolved in the broad clearly indicate the closure of the refrigerator segment in a definite time frame and roadmap। तो क्या बोला गया है इधर? फेज एंड टाइम बाउंड प्रोग्राम रिजॉल्व इन द बोर्ड, ठीक है, क्लियरली इंडिकेट द क्लोजर ऑफ द रेफ्रिजरेटर सेगमेंट। ठीक है, एक रिजोल्यूशन प्लान बना, एक फेस प्लान बना, एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बना जो रिजॉल्व इन द बोर्ड, ये बोर्ड के अंदर डिसाइड हुआ। तो ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, इतने टाइम में हम धीरे धीरे इसको जो है, ठीक है, धीरे धीरे क्लोज करेंगे। तो ये इंडिकेट करता है कि एक कन्विंसिंग एविडेंस है दैट द क्लोजर ऑफ रेफ्रिजरेटर सेगमेंट इज इन अ डेफिनेट टाइम फ्रेम एंड अ क्लियर रोड मैप। एक क्लियर रोड मैप है, डेफिनेट टाइम फ्रेम है, तो ठीक है, हम जो है उसको ओवर करते हैं। अब दैट रिप्रेजेंट, अब ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज सिंगल प्लान से जो है या तो डिस्पोज कर रहा है सब्सटैंशियली, डिस्पोज कर रहा है पीस विल सी, थोड़ा सा धीरे चलेगा स्टार्टिंग में, फिर बाद में बढ़ जाएगा,
बट वही है कि अगर आपको ऑप्शन है आपके पास इंटू टू करने का तो आप वो अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ इंटरप्राइज है, ठीक है, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ इंटरप्राइज, सिंगल प्लान से डिस्पोज कर रहे सब्सटैंशियली इन इट्स इंटायरिटी या डिस्पोजिंग ऑफ पीस में, ठीक है, या तो टर्मिनेशन थ्रू अबेंडनमेंट। अब चलो क्या लिखा हुआ है, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ एन इंटरप्राइज दैट रिप्रेजेंट अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ द बिजनेस। तो क्या बोला है कि दैट रिप्रेजेंट अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एक मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट अ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल business segment or geographical segment as defined in A etc. that can be distinguished operationally and for financial reporting purpose, जिसको हम operationally distinguish कर सकते हैं and for financial reporting purpose, ठीक है। अब मतलब कि तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली है, साइमल्टेनियसली कंडीशन है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वो कंपोनेंट होता है इंटरप्राइज का जहाँ पे सिंगल प्राइस से जो है डिस्पोज कर रहे हैं सब्सटैंशियली टू इन इट्स इंटायरिटी, या तो सिंगल प्लान से डिस्पोज कर रहे हैं पीस मिल, ठीक है, एक क्लियर रोड मैप है, ठीक है। तो सिंगल प्लान से डिस्पोज कर रहे हैं पीस मिल की, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, फिर या तो टर्मिनेशन थ्रू अबेंडनमेंट, जो भी है सिंगल प्लान से कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट हो गया, सिंगल प्लान से कुछ भी कर रहे हैं, पर वो जो है कंपोनेंट वो इट रिप्रेजेंट अ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, एक वो मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है, या तो बिजनेस का मेजर लाइन नहीं है बट हाँ वो एक उसका एक जोग्राफिकल एरिया वास्ट था, ठीक है, और दैट कैन बी डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, एंड दैट कैन बी डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, ठीक है, जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑपरेशनली, दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली, इसको हम ऑपरेशनली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। अब discontinued operation does not include discontinuation of a single product only or a discontinuing of a business in a particular area। क्या बोला कि बिजनेस चल रहा है, एक डिसकंटिन्यू हो गया सिंगल प्रोडक्ट, तो समझना पड़ेगा कि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि उसमें इंक्लूड ही नहीं होता डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन डज नॉट इंक्लूड, तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में इंक्लूड नहीं होता है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक सिंगल प्रोडक्ट का डिसकंटिन्यूएशन उसमें कवर नहीं होता, और डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस इन अ पर्टिकुलर एरिया, कि एक पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस ही बंद हो गया, दैट डजंट मीन कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, सिंगल प्रोडक्ट अगर नहीं हो रहा है दैट डजंट मीन कि वो जो है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हम समझ चुके हैं, ओके। तो ठीक है, ये तो एक कंपोनेंट होता है ना, तो ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है, बस ये कंपोनेंट होता है ऑफ एन एंटरप्राइज। अब टू क्वालिफाई एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन द डिस्पोजल मस्ट बी परसुएंट टू अ सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान। डिस्पोजल जो हो रहा है वो सिंगल प्लान के तहत होना चाहिए, और यही इधर दिया हुआ था कि डिस्पोजल शुड बी परसुएंट टू सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान, ठीक है। प्रैक्टिस चैनल 2 में एक क्वेश्चन था कि गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज दैट डू नॉट नेसेसरीली satisfy criteria A of paragraph 3 AS 24 but that might do so in combination with other circumstances। तो कुछ एग्जाम्पल्स है ऑफ, ठीक है, ऑफ एक्टिविटीज़ जो यू तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, डू नॉट नेसेसरीली सेटिस्फाई क्राइटेरिया ए ऑफ पैराग्राफ 3 बट डेट माइट डू सो, पर वो कर लेंगे इन कॉम्बिनेशन विद अदर सर्कमस्टेंसेस। तो टू क्वालिफाई एज ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तभी हम इसको देखेंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं। टू क्वालिफाई एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन डिस्पोजल मस्ट बी परसुएंट टू अ सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान, एक सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान होना चाहिए। हाउएवर चेंजिंग द स्कोप ऑफ एन ऑपरेशन और द मैनर इन विच इट इज़ कंडक्टेड, मैंने स्कोप चेंज कर दिया, चेंजिंग द स्कोप ऑफ एन ऑपरेशन, या तो ऑपरेशनल का स्कोप चेंज कर दिया या तो ऑपरेशन करने का तरीका चेंज कर दिया, दायरा चेंज कर दिया, स्कोप चेंजिंग द स्कोप या मैनर इन विच इट इज़ कंडक्टेड, इट इज़ नॉट अबेंडनमेंट। तो चेंजिंग द स्कोप, अभी हमने जो बात करी थी ना अबेंडन, टर्मिनेटिंग थ्रू अबेंडनमेंट या गिविंग अप कम्प्लीटली, तो क्या बोल रहे हैं कि स्कोप चेंज कर देने का
दायरा चेंज कर देने का, मैनर इन विच इट इज़ कंडक्टेड, इट इज़ नॉट अबेंडनमेंट बिकॉज दैट ऑपरेशन ऑल दो चेंज, क्योंकि वो ऑपरेशन भले ही चेंज हुआ है पर वो कंटिन्यू है, ठीक है। तो वो भले ही चेंज हुआ है बट वो कंटिन्यू है, ठीक है। तो ऑल दो चेंज बट इज़ कंटिन्यू, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इज़ नॉट अबेंडनमेंट। तो देख लेते हैं इज़ नॉट अबेंडनमेंट। तो इसमें लिख लेते हैं कि चेंजिंग इन स्कोप और मैनर इन विच इट इज़ कंडक्टेड इज़ नॉट अबेंडनमेंट। सी, तो इसको ही इधर इनकॉर्पोरेट कर लिया कि जो अबेंडनमेंट था तो इसको बताया कि चेंज इन स्कोप ऑफ ऑपरेशन, मैनर इन विच इट इज़ कंडक्टेड, ये अबेंडनमेंट नहीं है क्योंकि भले ये चेंज है पर ये कंटिन्यूइंग है, ठीक है। अबेंडनमेंट मतलब होना कि बंद, ठीक है। तो ये भले ही चेंज हुआ है पर ये तो कंटिन्यूइंग है, ऑल दो चेंज बट इज़ कंटिन्यूइंग, ये जरूरी है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल, ग्रेजुअल और इवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन और क्लास ऑफ सर्विस, ठीक है। तो ग्रेजुअल यह इवोल्यूशनरी आप फेज आउट कर रहे हो ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन ऑफ अ क्लास ऑफ सर्विस और अ क्लास ऑफ सर्विस, तो आप प्रोडक्ट लाइन या क्लास ऑफ सर्विस को फेज आउट कर रहे हो। Discontinuing even if relative abruptly several product within an ongoing line of business। तो क्या बोल रहे हैं, ग्रेजुअली और इवोल्यूशनरी फेज आउट कर रहे हो ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन और अ क्लास ऑफ सर्विस। तो फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट लाइन और क्लास ऑफ सर्विस, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन और क्लास ऑफ सर्विस को आप फेज आउट कर रहे हो, ठीक है। तो क्या बोला है कि ग्रेजुअली या धीरे धीरे जो भी है आप फेज आउट कर रहे हो, ठीक है। फेज आउट कर रहे हो प्रोडक्ट लाइन या क्लास ऑफ सर्विस को। discontinuing even if relatively abruptly several products within an ongoing line of business। तो एक लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर जो सेवरल प्रोडक्ट है उसको आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसको हम बोल सकते हैं कि स्कोप ऑफ ऑपरेशन या मैनर इन विच कंडक्ट इज़ नॉट, ठीक है। तो आप स्कोप ऑफ ऑपरेशन या मैनर चेंज हो सकता है पर दैट डजंट मीन कि ये जो है अबेंडनमेंट है, ठीक है। तो इसमें यही बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कि ग्रेजुएटली या इवोल्यूशनरी आप फेज आउट कर रहे हैं प्रोडक्ट लाइन या क्लास ऑफ सर्विस, ठीक है। स्कोप कम हो जाएगा, सेवरल प्रोडक्ट जो है बंद हो रहा है। तो डिसकंटिन्यूइंग इवन इफ रिलेटिवली एब्रप्टली सेवरल प्रोडक्ट विद इन एन ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है। ऑनगोइंग चल तो रहा है लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है। मतलब जहाँ से भी हमको इंडिकेशन मिल रही है चलने की तो इसका तो अबेंडनमेंट तो नहीं है। शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एक्टिविटी ऑफ अ वन पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस टू अनदर पर्टिकुलर लोकेशन, तो फ्रॉम अनदर, हाँ तो ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटी फॉर अ वन पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस। तो एक कुछ प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटी से, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो शिफ्टिंग करना इज़ नॉट डिसकंटिन्यूइंग कि यार भैया पहले से जा रहा है दूसरे में चालू हो रहा है, देखो ऑनगोइंग है, ये कोई डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नहीं है। और चूजिंग अ फैसिलिटी टू अचीव द प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, तो हम फैसिलिटी चूज़ कर रहे हैं, चूजिंग अ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट और आइदर कॉस्ट सेविंग। तो ये जो है एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि प्रोडक्ट लाइन इवोल्यूशनरी में फेज आउट कराओ प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, और क्लास ऑफ सर्विस। तो भैया मेरा प्रोडक्ट लाइन है, मेरा क्लास ऑफ सर्विस है, ठीक है, ये मैं फेज आउट कर रहा हूँ। दैट डजंट मीन कि भैया गया। फिर आता है कि प्रोडक्ट लाइन और क्लास ऑफ सर्विस तो छोड़ो, ऑन गोइंग लाइन है, ठीक है, पर उसके अंदर सेवरल प्रोडक्ट जा रहे हैं, ये भी कोई नहीं बात होती, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन, ऑन गोइंग लाइन, पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस की मार्केटिंग एक्टिविटी को मैं इधर से उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे नैनो वाली चीज़ों में था तो पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस में प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटी शिफ्ट करी जाए, डजंट मीन की डिसरप्शन हो गया। और चूजिंग अ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, अगर मैं मैं एक चीज़ को क्लोज कर रहा हूँ टू अचीव, चूजिंग नहीं क्लोजिंग ऑफ एन एक्टिविटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट को गेन करने के लिए, सिनर्जी इफेक्ट को देने के लिए, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट को देखते हुए, कॉस्ट सेविंग को देखते हुए मैं फैसिलिटी चूज़ कर रहा हूँ या मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो इसका नाम डिसकंटिन्यूइंग नहीं है, ठीक है। एन एग्जाम्पल इन रिलेशन टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब ये तो हमारा नॉर्मल हो गया। एग्जाम्पल इन रिलेशन टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सेलिंग अ सब्सिडियरी हुज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट और अदर सब्सिडियरीज। तो हम सेल कर रहे हैं सब्सिडियरीज जिसकी एक्टिविटीज सिमिलर है टू दोज ऑफ पेरेंट एंड अदर सब्सिडियरीज। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो थे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, अ कंपोनेंट कैन बी डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। अभी हमने क्या बात करी, ठीक है। कंपोनेंट क्या होता है,
कंपोनेंट होता है कि सिंगल प्लान से डिस्पोज कर रहे या तो पूरा का पूरा इन इट्स इंटायरिटी, ठीक है, या तो पीस मिल में कुछ एसेट्स लाइबिलिटीज़ को इंडिविजुअली, ठीक है, और टर्मिनेटिंग थ्रू अबेंडनमेंट या गिविंग अप कम्प्लीटली, ठीक है। तो अबेंडनमेंट और गिविंग अप कम्प्लीटली तो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। फिर अबेंडनमेंट में अपन ने पढ़ लिया कि वो चीज़ अबेंडनमेंट नहीं होती है। फिर वो जो कंपोनेंट है ऐसा वैसा कंपोनेंट नहीं है, वो एक रिप्रेजेंट करता है एक मेजर लाइन ऑफ बिजनेस या मेजर जोग्राफिकल एरिया, और हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑपरेशनली। तो यही वो बोल रहे हैं, कंपोनेंट कैन बी डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, ठीक है। क्राइटेरिया सी ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो समझ लो कि ये तीन जो हम पढ़ रहे थे वो क्राइटेरियाज पढ़ रहे थे। तो क्या बोला है कि कंपोनेंट को है जो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हो ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, ठीक है। ये सारे अपने क्राइटेरियाज होते हैं, इसको लिख लिया गया है, क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। क्राइटेरियाज इसको और हमने डिफाइन कर दिया कि क्राइटेरिया ABC करके, ठीक है। चलो, जो कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उसको कंपोनेंट को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, इफ़ ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट, जब ये सारी कंडीशन मेट होती है। सबसे पहले द ऑपरेटिंग एसेट लाइबिलिटी कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, ठीक है, एट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। ऑपरेटिंग एसेट और लाइबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट उसको हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेकेंड, इट्स रिवेन्यू, तो ऑपरेटिंग एसेट लाइबिलिटी रिवेन्यू कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट, एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड। तो ऑपरेटिंग एसेट लाइबिलिटी रिवेन्यू और एक्सपेंसेस जो है मेजॉरिटी के, वो डायरेक्टली हम उसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो असेट लाइबिलिटी रिवेन्यू और मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंस जो है हम उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो क्या बोला है कि ऑपरेटिंग एसेट और लाइबिलिटी हम उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं टू, ठीक है, डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग एसेट लाइबिलिटी ऑफ अ कंपोनेंट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट, its revenue can be directly attributed, at least majority of the operating expenses can be directly attributed। तो हमने क्या पढ़ा कि कंपोनेंट को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, भैया ये इंटरप्राइज का कंपोनेंट है, इसको सेपरेट डिस्टिंग्विश कर लो ऑपरेशनली और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। तो डिस्टिंग्विश कर लो ऑपरेशनली और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, तो हम इसको डिस्टिंग्विश कर देंगे ऑपरेशनली या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, हम इसको डिस्टिंग्विश कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको डिस्टिंग्विश कर देंगे ऑपरेशनली या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। तो जब हम उसको, ठीक है, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑपरेशनली या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, तो कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो कि हम किसी पर्सन को, किसी कंपोनेंट को ऑपरेशनली और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमको रिपोर्टिंग करना है, तो रिपोर्टिंग के पर्पस से भी और ऑपरेशनली भी हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर द ऑपरेटिंग एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट, ठीक है, जो कंपोनेंट की ऑपरेटिंग एसेट और लायबिलिटी है उसको डायरेक्टली हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, रिवेन्यू डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, इंटरप्राइज के जो भी मेजॉरिटी ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है हम उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब द फैक्ट दैट अ डिस्पोजल ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज इज क्लासिफाइड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अंडर AS 24 does not in itself bring into question the entity ability to continue as a going concern। द फैक्ट कि जो डिस्पोजल हुआ है कंटिन्यू अपना कंपोनेंट का, उसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोलते हैं अंडर AS 4। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरप्राइज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आती बात इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, तो कुछ समझना पड़ेगा इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट के बारे में। फिर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ओके है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है, आराम से इसको पढ़ते हैं, ख़त्म करते हैं, एक बार का पढ़ने का है, फिर इसको ओवर करते हैं। तो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट with respect to discontinuing operation, the initial disclosure event is in accordance with the one of the following। the initial disclosure event is the occurrence of one of the following whichever occurs earlier। कुछ भी पहले हो गया, ये इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट है, डिस्क्लोजर कर देना चाहिए, डिस्क्लोज कर देना चाहिए। जैसे कि द इंटरप्राइज हैज एंटर्ड इनटू बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट फॉर सब्सटेंशियली ऑल द एसेट एट्रीब्यूटेबल टू इट, ऑल द एसेट एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो इंटरप्राइज एंटर हुआ बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में, किसका सेल एग्रीमेंट, और सब्सटेंशियली ऑल द एसेट एट्रीब्यूटेबल, तो सब्सटेंशियली ऑल द एसेट, तो सब्सटेंशियली सारी एसेट जो है, सब्सटेंशियली ऑल द एसेट जो है, तो इंटरप्राइज जो है एंटर हुआ है बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में फॉर सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द एसेट। तो
ऑल ऑफ द एसेट एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो कुछ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, ठीक है, तो जो भी एसेट एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, तो जो भी एसेट एट्रीब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उन एट्रीब्यूटेड एसेट में से सब्सटेंशियली ऑल, ठीक है, उसमें से सब्सटेंशियली ऑल, ठीक है, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में, ठीक है, तो सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द एसेट जो एट्रीब्यूटेबल है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में उसमें से सब्सटेंशियली ऑल, ठीक है, एंटर इनटू बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। चलो, और द इंटरप्राइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अ सिमिलर गवर्निंग बॉडी हैज़ बोथ अप्रूव्ड अ डिटेल फॉर्मल प्लान फॉर द डिसकंटिन्यूएंस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, गवर्निंग बॉडी ने, या दोनों ने अप्रूव कर दिया डिटेल्ड फॉर्मल प्लान ऑफ डिसकंटिन्यूएंस एंड मेक अनाउंसमेंट ऑफ द प्लान, ठीक है, तो अप्रूव करके अनाउंसमेंट भी कर दिया, तो अपूर्व कर दिया ब्रो, तो अपूर्व करा इन द सेंस कि अप्रूव कर दिया फॉर्मल प्लान, तो एक डिटेल्ड फॉर्मल प्लान था डिसकंटिन्यूएंस का, उसको अप्रूव कर दिया एंड उसको अनाउंस भी कर दिया। तो एक इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट है या तो बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट है जिसमें जो असेट एट्रीब्यूटेबल है टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन उसको सब्सटेंशियली ऑल जो है उसमें से सब्सटेंशियली ऑल को बेचने का एक बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हो गया। नोट, अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान फॉर द डिसकंटिन्यूएंस नॉर्मली इंक्लूड, अब के जो हम बोल रहे हैं कि डिटेल्ड फॉर्मल प्लान, तो डिटेल्ड फॉर्मल प्लान में क्या इंक्लूड होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर एसेट टू बी डिस्पोज ऑफ, कि मेजर एसेट है डिस्पोज करना है, मेथड ऑफ डिस्पोजल इस तरीके से डिस्पोज करना है, तो मेजर एसेट से, ठीक है, ये एसेट है मेजर एसेट, इसको डिस्पोज करना है, किस तरीके से उसको मेथड से डिस्पोज करना है, पीरियड एक्सपेक्टेड, ये टाइमलाइन है कि कितने पीरियड एक्सपेक्टेड है इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डिस्पोजल, प्रिंसिपल लोकेशन अफेक्टेड, ठीक है, कौन सी प्रिंसिपल लोकेशन जो है वो अफेक्टेड होगी, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु विल बी कंपेंसेटेड फॉर टर्मिनेटिंग देयर सर्विसेज, तो अब डिस्पोज करे हैं तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय जिनको कंपेंसेशन मिलेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु विल बी कंपेंसेटेड फॉर टर्मिनेटिंग द सर्विसेज, एस्टिमेट प्रोसीड्स और सैलवेज टू बी रियलाइज बाय डिस्पोजल। तो क्या बोला है? एस्टिमेट प्रोसीड्स और सैलवेज टू बी रियलाइज बाय डिस्पोजल। तो क्या बोला है? एस्टिमेट प्रोसीड्स एंड सैलवेज टू बी रियलाइज, कि हमको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले मेजर एसेट्स, ठीक है, मेजर एसेट जो डिस्पोज हो रही है किस तरीके से हम इसको डिस्पोज करेंगे, एम्प्लॉय जिनको हम कंपनसेशन पे करना है, कौन सी प्रिंसिपल लोकेशन अफेक्ट होगी, पीरियड एक्सपेक्टेड, ठीक है, और सैलवेज वैल्यू, ठीक है, तो फिर आती बात कितना सैलवेज वैल्यू हमको रिसीव होगा, तो ये सब चीज़ें की बात करी है, ठीक है। तो इसको जो है आर्टिस्टिक फॉर्म में बेटर तरीके से हम बता सकते हैं। अब आती बात कि इंटरप्राइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और गवर्निंग बॉडी इज कंसिडर्ड टू हैव मेड द अनाउंसमेंट ऑफ डिटेल ऑफ फॉर्मल प्लान। तो इंटरप्राइज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और गवर्निंग बॉडी इज कंसिडर्ड टू हैव मेड द अनाउंसमेंट ऑफ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान। तो इंटरप्राइज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या गवर्निंग बॉडी इज कंसिडर्ड टू हैव मेड द अनाउंसमेंट, कि उन्होंने अनाउंसमेंट करा है डिटेल्ड फॉर्मल प्लान फॉर डिसकंटिन्यूएंस इफ इट हैज अनाउंस्ड द मेन फीचर्स ऑफ द प्लान टू दोज अफेक्टेड बाय इट, ठीक है। तो अगर इसने अनाउंस किया है मेन फीचर ऑफ प्लान, क्योंकि एक डिटेल प्लान तो बना दिया, फिर अनाउंसमेंट भी जरूरी है, ठीक है। तो इंटरप्राइज बीओडी और गवर्निंग बॉडी इज कंसिडर्ड टू हैव मेड द अनाउंसमेंट, कि जरूरी है, इज कंसिडर्ड टू मेड एन अनाउंसमेंट ऑफ डिटेल फॉर्मल प्लान फॉर डिसकंटिन्यूएंस इफ इट हैज अनाउंस्ड द मेन फीचर ऑफ द प्लान टू दोज अफेक्टेड बाय इट। अगर इसने अनाउंस कर दिया है मेन फीचर ऑफ प्लान टू दोज अफेक्टेड बाय इट सच एज लेंडर, उसने अनाउंस कर दिया है उन सब लोगों को सच एज लेंडर, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेड पीपल, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा in a sufficiently specific manner so as to make the enterprise demonstrably committed to the discontinuance in a sufficiently specific manner so as to make the enterprise, उसने अनाउंस किया मेन फीचर ऑफ प्लान, लेंडर, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेड पेबल को, मतलब कि एक अनाउंसमेंट क्या होता है, अनाउंसमेंट मतलब कि होता है कि अनाउंस कर दिया मेन फीचर ऑफ प्लान को, ठीक है, इन अ सफिशिएंटली स्पेसिफिक मैनर सो एज टू मेक द एंटरप्राइज डेमोन्स्ट्रेटली कमिटेड टू द डिसकंटिन्यूएंस, ठीक है। तो एक तरीके से इन अ सफिशिएंटली स्पेसिफिक मैनर टू मेक द एंटरप्राइज, ठीक है, टू मेक द एंटरप्राइज डेमोन्स्ट्रेबली कमिटेड टू द डिसकंटिन्यूएंस, कि यार हमने जितना बता दिया है कि हम डेमोन्स्ट्रेबली कमिटेड टू बी डिसकंटिन्यूएंस, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्लोजर, तो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट की हमने अभी बात करी, ठीक है। फिर अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की। फटाफट देख लेते हैं कि हमने बस ये पढ़ा था कि जो है डिटेल्ड और फॉर्मल प्लान है, तो डिटेल्ड और फॉर्मल प्लान जो है पर्टिकुलर,
वो कैसे होता है, और अनाउंसमेंट में भी अगर हमने मेन फीचर अनाउंस कर दिया है तो अनाउंसमेंट हो गया। ये सब क्या है, ये सब है इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट या बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में एंटर हो गए, जहाँ पे सब्सटेंशियली सारी एसेट जो एट्रीब्यूटेबल है, सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द एसेट जो एट्रीब्यूटेबल है टू द एंटरप्राइज वो डिस्पोज होती है। तो जो है एंटरप्राइज जो है अगर उस बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में है तो ओके। और जो है उसके बाद बात आती है कि डिस्पोजल, ठीक है, डिस्पोजल डज नॉट ब्रिंग इनटू क्वेश्चन एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, डज नॉट इन इटसेल्फ ब्रिंग इनटू क्वेश्चन द एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो हमने बात करी थी कि डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट क्या होता है, कब मानते हैं कि डिस्टिंग्विश हो गया है ऑपरेशनली एंड फॉर फिनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। तो ऑपरेशनली और फिनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस डिस्टिंग्विश कब होता है, तो तब डिस्टिंग्विश होता है इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई, जो ऑपरेशनल असेट और लायबिलिटी है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू इट, ठीक है। और हमने पढ़ा था रिवेन्यू भी एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए और मेजॉरिटी ऑफ इट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट, ये हो गया हमारा। और फिर सिंगल प्रोडक्ट, तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट ओनली और डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो क्या होता है कि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट ओनली, किसी सिंगल प्रोडक्ट को हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, या डिसकंटिन्यू डज नॉट इंक्लूड डिसकंटिन्यूइंग ऑफ सिंगल प्रोडक्ट ओनली, या डिसकंटिन्यूइंग ऑफ अ बिजनेस इन अ पर्टिकुलर एरिया, जिसमें हमने ये पर्टिकुलर 4 चीज़ें पढ़ी थी। और जिसमें एग्जाम्पल इन रिलेशन टू CFS भी पढ़ा था, सेलिंग अ सब्सिडियरी जिसकी एक्टिविटी सिमिलर टू दोज ऑफ द पेरेंट, कि हम सब्सिडियरी को सेल कर रहे हैं, ठीक है, हम सब्सिडियरी को सेल कर रहे हैं, हम सेलिंग अ सब्सिडियरी, हम सब्सिडियरी को सेल कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट एंड अदर सब्सिडियरी। फिर हमने 3 क्राइटेरियाज पढ़े थे AS24 के, तो इस तरीके से हमको हेल्प मिली थी ये समझने में पूरा। अब प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात करें, थोड़ा सा तो यार ढीला चलेगा क्योंकि ये थोड़ा सा वो कैलकुलेटिव पोर्शन नहीं है ना, ये थ्योरेटिकल है, तो हमको थोड़ा सा वैसे ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात है, तो इनिशियल डिस्क्लोजर, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में सबसे पहले आता है इनिशियल डिस्क्लोजर और फिर आता है फर्दर डिस्क्लोजर, ठीक है। तो जब प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में इनिशियल डिस्क्लोजर है, तो इनिशियल डिस्क्लोजर इन द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट टू अनाउंसमेंट, मैंने अनाउंसमेंट कर दिया, अनाउंसमेंट के बाद पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो प्रैक्टिस पैनल पे इस पे ही क्वेश्चन था कि इंटरप्राइज शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करना चाहिए। तो इंटरप्राइज शुड इंक्लूड फॉलोइंग ऑपरेशन रिलेटिंग टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिगिनिंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड इन विच इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट ऑकर। तो इंटरप्राइज को इंक्लूड करना चाहिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये जो नीचे हम पढ़ने वाले हैं, related to discontinuing operation in its financial statement beginning with the financial statement beginning with the financial statement for the period in which initial disclosure event occur। तो financial statement for the period इस पीरियड उस पीरियड में जहाँ पे इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट ऑकर हुआ है, ठीक है। तो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट ऑकर हुआ है, उस इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट जिस पीरियड में ऑकर हुआ है उस पीरियड की, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, क्या अब जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उसका डिस्क्रिप्शन, बिजनेस ऑफ जोग्राफिकल सेगमेंट इन विच इट इज़ रिपोर्टेड एज पर AS17, तो बिजनेस और जोग्राफिकल सेगमेंट, तो डिस्क्रिप्शन है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, बिजनेस सेगमेंट और जोग्राफिकल सेगमेंट इन विच इट इज़ रिपोर्टेड एज पर AS17, डेट एंड पीरियड इन विच डिसकंटिन्यूएंसी इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट। तो देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ की भैया देखो ये है ऑपरेशन, ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, ठीक है। बिजनेस और जोग्राफिकल सेगमेंट इन विच इट इज़ रिपोर्टेड एज पर AS17, तो कौन सा सेगमेंट जो है वो डिसकंटिन्यू हो रहा है या कौन सा सेगमेंट जो है आपका जा रहा है, तो बिजनेस और जोग्राफिकल सेगमेंट, ठीक है, इन विच इट इज़ रिपोर्टेड एज पर AS17, ठीक है। तो बिजनेस सेगमेंट और जोग्राफिकल सेगमेंट। फिर डेट एंड नेचर ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, तो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट का डेट क्या था, ठीक है। तो वो जो डेट है तो कब आपने सेल एग्रीमेंट में एंटर हुए, कब अनाउंसमेंट करा, एंड ठीक है, डेट एंड नेचर ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, डेट एंड पीरियड इन विच डिसकंटिन्यूएंस इज एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड, और ये खत्म कितने पीरियड में हो जाएगा, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन बताओ, ठीक है। हमने पूरा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का पूरा बताया। कैरिंग अमाउंट एज ऑफ बैलेंस शीट डेट, एज ऑफ द बैलेंस शीट डेट ऑफ द टोटल एसेट टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एंड टोटल लायबिलिटी टू बी सेटल्ड,
तो जो भी है इनका कैरिंग अमाउंट तो लिखना पड़ता है, ऑफ द टोटल एसेट टू बी डिस्पोज ऑफ एंड टोटल लायबिलिटी टू बी सेटल। तो ये तो हो गया असेट और लायबिलिटी का। अमाउंट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो अमाउंट ऑफ रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एट्रीब्यूटेड टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो क्या बोला है कि रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, अमाउंट ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी एट्रीब्यूटेड टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ टोटल एसेट एंड लायबिलिटी, अमाउंट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी। तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से जो भी आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है जो एट्रीब्यूटेबल है टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड, अमाउंट ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट, तो एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड एंड द इनकम टैक्स एक्सपेंस रिलेटेड डेटू, द अमाउंट ऑफ नेट कैश फ्लो एट्रीब्यूटेबल। तो असेट, लायबिलिटी, तो ये तो सब एट्रीब्यूशन की बात कर दी इन्होंने कि असेट, लायबिलिटी है ना, रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर, प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस, तो प्री टैक्स प्रॉफिट और इनकम टैक्स एक्सपेंस, अमाउंट ऑफ कैश फ्लो एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। अब वेयर टू डिस्क्लोज एन अबव आइटम, तो ये जो अबव आइटम है इसको किधर डिस्क्लोज करना है। ठीक है, अब वेयर टू डिस्क्लोज अबव आइटम, तो ऑल द डिस्क्लोजर अबव शुड बी प्रेजेंटेड इन अ नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो सारे डिस्क्लोजर है ना शुड बी प्रेजेंटेड इन अ नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर होगा। तो ये जो हम ये डिस्क्लोजर की बात क्यों कर रहे हैं, ये क्योंकि ये इनिशियल डिस्क्लोजर है इन द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट टू अनाउंसमेंट ये होगा। तो डिस्पोजल, ठीक है, तो ये जो है ऑल द डिस्क्लोजर ये प्रेजेंट होगा नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट द अमाउंट पर्टेनिंग टू, एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्शन है, except the amount pertaining to pre-tax profit or loss of discontinuing operation, income tax expense thereon। ठीक है, this should be shown on the face of the statement of P&L। तो ये face of the statement of P&L में शो होगा। ठीक है, तो एक तो होगा notes to the financial statement, ठीक है, और एक होगा face to the statement of P&L। ठीक है, जो प्री टैक्स प्रॉफिट और इनकम टैक्स एक्सपेंसेस है फेस पे शो होगा, अदरवाइज बाकी सब तो नोट्स पे शो होंगे। ठीक है, फर्दर डिस्क्लोजर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्दर डिस्क्लोजर क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्क्लोजर वाला पोर्शन ओवर होगा हमारा। ओके, ठीक है, अब ओवर होने वाला इतना कुछ खास नहीं इसमें। तो फर्दर डिस्क्लोजर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या बोला है, व्हेन एन इंटरप्राइज डिस्पोज करता है एसेट को या सेटल करता है लायबिलिटी को एट्रीब्यूटेबल टू अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ठीक है, डिस्पोज कर रहा है एसेट या सेटल कर रहा है लायबिलिटी। अब ये अपन ने कहाँ पढ़ा था, ये अपन ने पढ़ा था उसकी डेफिनेशंस में अगर हम देखें इसके, तो डिस्पोज कर रहा है। ठीक है, तो चलो डिस्पोज कर रहा है कंपोनेंट। ठीक है, तो हमने जो ये इधर पढ़ा था कि डिस्पोज कर रहा है या सेटल कर रहा है, पीस मिल में ही करे अगर कभी, सेलिंग ऑफ कंपोनेंट एसेट और सेलिंग ऑफ लायबिलिटीज इंडिविजुअली जो भी है, या तो इंटायरिटी में ही कंपोनेंट को ही सेल कर दे रादर देन कंपोनेंट एसेट के छोटा छोटा करते समय बेटर है कि भैया तू पूरा का पूरा कंपोनेंट ही इंटायरली सेल कर दे। तो यही बोल रहा चाह रहे हैं फर्दर डिस्क्लोजर में कि व्हेन एन इंटरप्राइज डिस्पोज ऑफ एसेट और सेटल कर रहे लायबिलिटी को एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, या एंटर हो रहे हैं किसी बाइंडिंग एग्रीमेंट में। ठीक है, तो या तो एंटर हो रहे हैं किसी बाइंडिंग एग्रीमेंट में, तो इधर भी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, तो बाइंडिंग एग्रीमेंट में एंटर हो गए हैं फॉर द सेल ऑफ सच एसेट और द सेटलमेंट ऑफ सच लायबिलिटी, तो बाइंडिंग एग्रीमेंट में हो रहे हैं। ठीक है, टू सेल द एसेट, ठीक है, या तो आप डिस्पोज कर रहे हो, ठीक है, या सेटल करो लायबिलिटी को, या तो आप बाइंडिंग एग्रीमेंट में हो टू सेल सच एसेट और सेटल सच लायबिलिटी। तो डिस्पोज और सेटल कर रहे हो या उसके एग्रीमेंट में एंटर हो, ठीक है, या बाइंडिंग एग्रीमेंट में एंटर हो of sale of such asset or sale of such asset or the liabilities or settlement of such liability, it should include in its financial statement। तो उसको इंक्लूड करना चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में द फॉलोइंग ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर इंटरप्राइज डिस्पोज कर रहा है असेट और लायबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, या तो बाइंडिंग एग्रीमेंट में ही एंटर हो गया है फॉर सेल ऑफ सच असेट और लायबिलिटी, तो इट शुड इंक्लूड इन इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। व्हेन द इवेंट ऑकर,
फॉर एनी गेन और लॉस दैट इज रिकॉग्नाइज ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट। तो गेन और लॉस that is recognized on the disposal of asset and settlement of liability attributable to discontinuing operation, ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्री टैक्स गेन और लॉस, प्री टैक्स गेन और लॉस, द इनकम टैक्स एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू गेन और लॉस, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं ये कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कि व्हेन द इवेंट ऑफ, जब ये इवेंट हुआ तो गेन और लॉस दैट इज रिकॉग्नाइज ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट। तो गेन और लॉस जो रिकॉग्नाइज हुआ ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, द अमाउंट ऑफ प्री टैक्स गेन एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस इन रिलेशन टू गेन और लॉस एंड नेट सेलिंग प्राइस एंड रेंज ऑफ प्राइसेस which is after deducting the expected disposal cost of the net asset for which enterprise has entered into one or more binding sale agreement। तो जिसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऑफ दोज नेट असेट जो अगर इंटरप्राइज एंटर हुआ है किसी बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में, तो उसकी नेट सेलिंग प्राइस या रेंज ऑफ प्राइजेस, ठीक है। तो हमको क्या बताने का है, सबसे पहले अगर डिस्पोजल ऑफ एसेट या लाइबिलिटी हुआ है तो गेन और लॉस। तो डिस्पोजल ऑफ एसेट या लाइबिलिटी हुआ है तो क्या बोला है कि डिस्पोजल ऑफ असेट या सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, तो अगर आप असेट को डिस्पोज कर रहे हो, लाइबिलिटी को सेटल कर रहे हो, गेन और लॉस हो रहा है, ठीक है। तो गेन और लॉस दैट इज रिकॉग्नाइज ऑन द डिस्पोजल ऑफ असेट या सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, तो जो भी गेन और लॉस हुआ, जो भी इनकम टैक्स एक्सपेंस हुआ, एंड नेट सेलिंग प्राइस और रेंज ऑफ प्राइस जो आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेक्टेड डिस्पोजल कॉस्ट, देखिए डिस्पोजल कॉस्ट को माइनस करने के बाद की जो नेट सेलिंग प्राइस है और रेंज ऑफ प्राइसेस ऑफ दोज असेट फॉर विच इंटरप्राइज हैज एंटर्ड, ठीक है। तो नेट सेलिंग प्राइस और रेंज ऑफ प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ नेट असेट फॉर विच इंटरप्राइज हैज एंटर्ड इनटू वन और मोर बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट, जिसके रिस्पेक्ट में इंटरप्राइज बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में इंटर है। द एक्सपेक्टेड टाइमिंग ऑफ रिसिप्ट, ठीक है, ये आपने बता दिया। और फिर एक्सपेक्टेड टाइमिंग ऑफ रिसिप्ट ऑफ दोज कैश फ्लोज एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज नेट असेट। तो एक्सपेक्टेड टाइम of receipt, the expected timing of receipt of those cash flows and the carrying amount of those net asset। तो उन नेट एसेट का कैरिंग अमाउंट, ठीक है, कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज नेट एसेट, आपने जितने में बेचा वो, ठीक है, नेट सेलिंग प्राइस, रेंज ऑफ प्राइसेस, और ठीक है, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट। तो नेट एसेट जो बैलेंस शीट डेट पे जो नेट एसेट है उसका कैरिंग अमाउंट, और एक्सपेक्टेड टाइमिंग ऑफ रिसिप्ट, तो एक्सपेक्टेड टाइमिंग ऑफ रिसिप्ट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, ये कैश फ्लो, ओके। अपडेटिंग द डिस्क्लोजर, ये हो गया अपना फर्दर डिस्क्लोजर हो गया, इनिशियल डिस्क्लोजर हो गया। अब अपडेटिंग द डिस्क्लोजर, टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है। तो क्या बोला है, इन एडिशन टू दिस डिस्क्लोजर एन इंटरप्राइज शुड इंक्लूड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन एडिशन टू दिस डिस्क्लोजर, इन डिस्क्लोजर के साथ इन एडिशन, ठीक है, एन इंटरप्राइज शुड इंक्लूड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इंटरप्राइज को इंक्लूड करना चाहिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉर पीरियड सब्सिक्वेंट टू वन, ठीक है। इन एडिशन टू दिस डिस्क्लोजर इंटरप्राइज शुड इंक्लूड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरप्राइज को इंक्लूड करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉर पीरियड सब्सिक्वेंट टू वन इन विच इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट ऑकर, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज इन द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो। तो इन एडिशन टू दिस डिस्क्लोजर, जो ऊपर हमने डिस्क्लोजर करा उसके एडिशन में इंटरप्राइज वुड शुड इंक्लूड, इंटरप्राइज को ये भी इंक्लूड करना चाहिए इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या इंक्लूड करना चाहिए इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंक्लूड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या इंक्लूड करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पीरियड सब्सिक्वेंट, तो इंटरप्राइज शुड इंक्लूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीरियड सब्सिक्वेंट टू द वन इन विच इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट ऑकर, अ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस, कुछ सिग्निफिकेंट चेंज हुए हैं क्या इन दी अमाउंट, क्या कुछ अमाउंट में चेंज हुआ है या टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो में चेंज हुआ है, ठीक है। तो अमाउंट, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज रिलेटिंग टू असेट टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है, और लाइबिलिटीज टू बी सेटल्ड एंड द इवेंट कॉजिंग दोज चेंजेस, और इवेंट जो कॉज कर रहा है दोज चेंजेस, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, चेंजेस इन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द अमाउंट या टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज रिलेटिंग टू असेट टू बी डिस्पोज, लाइबिलिटीज टू बी सेटल, ठीक है। तो कैश फ्लो में चेंज है, ठीक है, या अमाउंट में चेंजेस है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द अमाउंट और टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो रिलेटिंग टू असेट्स टू बी डिस्पोज और लाइबिलिटी टू बी सेटल एंड द इवेंट कॉजिंग दोज चेंजेस, और कौन कौन से इवेंट है जिसने चेंजेस ऑकर करे, ठीक है। तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज ये बताना है एंड द इवेंट कॉजिंग दोज चेंजेस, ये हो गया अपना। अब टिल विच पीरियड डिस्क्लोजर शुड बी गिवन, किस टाइम तक डिस्क्लोजर दे देना चाहिए, तो डिस्क्लोजर शुड कंटिन्यू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पीरियड,
तो डिस्क्लोजर शुड कंटिन्यू, डिस्क्लोजर तो कंटिन्यू रहना चाहिए, तो शुड कंटिन्यू बोला, डिस्क्लोजर को तो कंटिन्यू रहना चाहिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पीरियड्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द पीरियड इन विच डिसकंटिन्यूएंस इज कंप्लीटेड, फॉर पीरियड्स अप टू, ठीक है। तो पीरियड अप टू डिसकंटिन्यूएशन, जब तक डिसकंटिन्यू हो रहा है तब तक, तो पीरियड अप टू एंड इंक्लूडिंग द पीरियड इन विच डिसकंटिन्यूएशन इज कंप्लीटेड, एंड इंक्लूडिंग द पीरियड इन विच द डिसकंटिन्यूएंस इज कंप्लीटेड, तो जिस पीरियड में डिसकंटिन्यूएशन कंप्लीट भी हुआ है तो वो पीरियड पे भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है हमारा डिसकंटिन्यूएंस का समझा, ठीक है। तो शुड कंटिन्यू, डिस्क्लोजर को तो कंटिन्यू रहना चाहिए, डिस्क्लोजर तो देते ही रहना चाहिए। अब आती बात, डिसकंटिन्यूएंस इज कंप्लीट व्हेन द प्लान इज सब्सटैंशियली कंप्लीट और अबेंडन। डिसकंटिन्यूएंस हम आपका तब कंप्लीट मान लिया जाएगा जब प्लान इज सब्सटैंशियली कंप्लीट और अबेंडन, तो ठीक है। थ्रू फुल पेमेंट फ्रॉम द बायर नॉट हैव बीन रिसीव, तो पूरा पेमेंट, ठीक है, भले ही रिसीव नहीं हुआ पर हमारी तरफ से प्लान तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, या अबेंडनमेंट हो गया सब्सटैंशियली, ठीक है। तो प्लान इज सब्सटैंशियली कंप्लीटेड और अबेंडेड, तो हम मान लिया जाएगा कि डिसकंटिन्यूएंसी हमारा कंप्लीट हो गया है जब वो सब्सटैंशियली कंप्लीट या अबेंडेंड हो गया है तो प्लान, ठीक है। और दो फुल पेमेंट फ्रॉम द बायर मे नॉट हैव बीन रिसीव, तो डिसकंटिन्यूएंस इज कंप्लीटेड व्हेन द प्लान सब्सटैंशियली कंप्लीटली अबेंडेंड हो गया है। दो फुल पेमेंट फ्रॉम द बायर, वो पूरा पेमेंट भले ही रिसीव नहीं हुआ, दो फुल पेमेंट फ्रॉम द बायर हैव नॉट बीन रिसीव्ड इफ एन इंटरप्राइज अबेंडन और विड्रॉ फ्रॉम प्लान, अगर इंटरप्राइज अबेंडन करता है या विड्रॉ करता है फ्रॉम अ प्लान दैट वाज प्रीवियसली रिपोर्टेड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ठीक है। तो इफ एन इंटरप्राइज अबेंडन, जब विड्रॉ करता है प्लान को, दैट वाज प्रीवियसली रिपोर्टेड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो इफ एन इंटरप्राइज अबेंडन और विड्रॉ फ्रॉम प्लान दैट वाज प्रीवियसली रिपोर्टेड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, एक कंपोनेंट है, प्लान बाकायदा बन गया था, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में मान लिया था, पर इफ़ इंटरप्राइज अगर अबेंडन करता है या विड्रॉ करता है प्लान से जो प्रीवियसली रिपोर्टेड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, दैट फैक्ट, तो पर्टिकुलर फैक्ट उसके साथ रीज़न कि भैया क्या हुआ ऐसा कि जो अब विड्रॉ कर रहे हो, द फैक्ट और रीज़न देयर ऑफ एंड इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज, तो इसका इफेक्ट क्या होगा ये भी आपको डिस्क्लोज करने का है। तो ये सब चीज़ें थी, अच्छी चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये हमने देख लिया। सेपरेट डिस्क्लोजर फॉर ईच डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, हर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का सेपरेट डिस्क्लोजर है, ठीक है। ये हमने जो है देखा। फिर आती बात आखिरी की कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, फिर उसके बाद हम एक बार रिकैप कर लेंगे इसका, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है एक और प्रेजेंटेशन ऑफ रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर, ये तो अभी अपन ने अपडेटिंग द डिस्क्लोजर एंड टिल विच पीरियड डिस्क्लोजर शुड बी गिवन। तो आता है प्रेजेंटेशन ऑफ रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर, द अबाउ डिस्क्लोजर शुड बी प्रेजेंटेड इन द नोट्स इन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो अबाउ के डिस्क्लोजर है, जो ऊपर के डिस्क्लोजर है, शुड बी प्रेजेंटेड इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको प्रेजेंट होना चाहिए, शुड बी प्रेजेंटेड इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो प्रेजेंटेशन ऑफ द रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर, ठीक है, द अबाउ डिस्क्लोजर शुड बी प्रेजेंटेड इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो तो बात कर ली थी, एक्सेप्ट द फॉलोइंग, जिसमें आपने बोला था कि प्री टैक्स प्रॉफिट है या प्री टैक्स प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, तो ठीक है, प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ऑर्डिनरी एक्टिविटी जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को एट्रीब्यूटेबल है, ठीक है, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड एंड द इनकम टैक्स एक्सपेंस रिलेटेड डेयर टू, तो इनकम टैक्स एक्सपेंस भी साथ में, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्री टैक्स गेन, तो वही प्री टैक्स गेन और लॉस रिकॉग्नाइज, तो प्री टैक्स गेन और लॉस जो है, प्री टैक्स गेन और लॉसेस रिकॉग्नाइज ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट, तो अमाउंट ऑफ प्री टैक्स गेन और लॉसेस रिकॉग्नाइज ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट, तो जो अमाउंट ऑफ प्री टैक्स गेन और लॉसेस है, तो इधर भी प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस है, ठीक है, ऑर्डनरी एक्टिविटी से, द अमाउंट ऑफ प्री टैक्स गेन और लॉसेस रिकॉग्नाइज ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट और सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो ऊपर और नीचे में डिफरेंस क्या है, वो भी प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहा है। द अमाउंट ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, द अमाउंट ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट एंड गेन एंड लॉस रिकॉग्नाइज ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से हुआ है, जो एट्रीब्यूटेबल है, या डिस्पोजल ऑफ एसेट से जो, या सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी से जो तेरे को मिला, ठीक है, तो प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस, प्री टैक्स गेन और लॉस, अच्छा गेन और लॉस, ठीक है, वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से है, वो डिस्पोजल ऑफ एसेट से, फिर जो है इनकम टैक्स एक्सपेंसेस भी आ जाएगा, फिर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी से जो हो रहा है, ठीक है, एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो जो मतलब कि सिंपल से जो धंधे पे हो रहा है और जो भी एसेट और लाइबिलिटी से जो गेन और लॉस हो रहा है,
और जो भी टैक्स एक्सपेंसेस है वो सब हमको जो है फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ P&L में बताना है। बाकी बची हुई चीज़ें जो है हमने नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना है। रीस्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड, कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रायर पीरियड दैट इज प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट है, कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें बोल रहा है रीस्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड। तो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रायर पीरियड दैट इज प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कुछ कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है ऑफ प्रायर पीरियड जो प्रेजेंटेड है, जो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है प्रायर पीरियड के जो प्रेजेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रिपेयर्ड आफ्टर द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। तो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रायर पीरियड जो प्रेजेंटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रिपेयर हुआ है आफ्टर इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, शुड बी रीस्टेटेड टू सेग्रीगेटेड एसेट एंड लाइबिलिटी, शुड बी रीस्टेटेड टू सेग्रीगेट एसेट लाइबिलिटी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैश फ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इन द मैनर सिमिलर टू दैट मेंशन अबव। तो उसको रीस्टेट करना चाहिए टू द सेग्रीगेट कि असेट लाइबिलिटी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैश फ्लो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में कितना है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में कितना है, इन अ मैनर सिमिलर टू द मेंशन अबव। ठीक है, अब डिस्क्लोजर इन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो डिस्क्लोजर इन एन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो हमको क्या करना है कि डिस्क्लोजर इन एन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में डिस्क्लोजर करने का है। तो डिस्क्लोजर इन एन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो डिस्क्लोजर इन एन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में डिस्क्लोजर करने का है। तो डिस्क्लोजर इन एन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन शुड बी मेड इन अकॉर्डेंस विद AS 25। अब जब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है तो AS 25 के अकॉर्डिंग होगा, तो वो AS 25 अकॉर्डिंग होगा, इंक्लूडिंग एनी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी और इवेंट since the end of most recent annual reporting period relating to discontinuing operation। तो disclosure in the interim financial report in respect of discontinuing operation should be made AS 25 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, और इंक्लूडिंग एनी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी और इवेंट। तो ठीक है, तो डिस्क्लोजर इन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन शुड बी मेड इन अकॉर्डेंस विद AS 25 इंक्लूडिंग एनी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी इवेंट सिंस द एंड ऑफ मोस्ट रीसेंट एनुअल पीरियड, सिंस द एंड ऑफ मोस्ट रीसेंट एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो इसमें और क्या इंक्लूड होगा, ठीक है, इसमें और क्या इंक्लूड होगा, सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज या इवेंट सिंस द एंड ऑफ द मोस्ट रीसेंट एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड। तो जो मोस्ट रीसेंट एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड क्या है, देखो एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड, उसके बाद जो भी सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़ और इवेंट है तो हमको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट भी रिस्पेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन तो बनेगी, शुड बी मेड, वो भी AS 25 अकॉर्डिंग बनेगी, और जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट और एक्टिविटीज़ है सिंस द एंड ऑफ मोस्ट रीसेंट एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड, उसके बाद जो भी हुआ है रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वो भी आएगा। सिग्निफिकेंट चेंजेस, ये तो एक्टिविटीज़ और इवेंट है, चेंजेस इन द अमाउंट और टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज, तो सिग्निफिकेंट चेंज इन द अमाउंट और टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, तो कुछ भी चेंज हुआ है, सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है इन द अमाउंट और टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है, तो अमाउंट और टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो रिलेटिंग टू असेट्स, तो वो भी रिलेटिंग टू असेट्स और असेट टू बी डिस्पोज एंड लाइबिलिटीज टू बी सेटल्ड। तो कुछ भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, ठीक है, इसके टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज में, अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज में, रिलेटिंग टू असेट्स टू बी डिस्पोज, लाइबिलिटी टू बी सेटल, तो वो भी बताया जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो हमने कॉन्सेप्ट है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो डिस्क्लोजर के ऊपर जो भी हमको AS 24 में जो भी रेलेवेंट बातें करनी थी हमने वो बातें करी, ठीक है, जिसमें अब मैं इसको क्विकली मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ कि क्या बोलने वाले हैं, क्या बोल रहे हैं ये। सबसे पहले पीछे से ही चलते हैं कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या बोला कि भैया डिस्क्लोजर देना पड़ता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का भी, तो कुछ ऑपरेशन अगर मेरे डिसकंटिन्यू हो रहे हैं तो मेरे को उसके रिस्पेक्ट में भी रिपोर्ट देनी पड़ती है, ठीक है, तो ठीक है रिपोर्ट देनी पड़ रही है। इसके अंदर क्या होगा, सिग्निफिकेंट एक्टिविटी इवेंट सिंस द एंड ऑफ मोस्ट एनुअल, ठीक है, सिंस द एंड, तो जो रिसेंटली जो एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड एंड हुआ ना उसके बाद के जो सिग्निफिकेंट इवेंट है, ठीक है, वो भी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी इवेंट और एक्टिविटी रिलेटिंग टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, साथ ही साथ चेंज हुआ है अमाउंट और टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो में, वो भी असेट और लाइबिलिटी जो डिस्पोज या सेटल हो रही है उसके रिस्पेक्ट में, तो वो डिस्क्लोज करना पड़ता है भैया। अगर रीस्टेटमेंट है ऑफ प्रायर पीरियड तो वो भी आपको रीस्टेटमेंट भी करना पड़ता है, तो भाई वो भी करना पड़ता है, ठीक है। अगर कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन जो है प्रायर पीरियड की प्रेजेंट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रायर पीरियड की कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो भी इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट के बाद, तो ऐसे केस में सेग्रीगेशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी तो करना ही पड़ेगा,
ठीक है। सेग्रेगेशन असेट लायबिलिटी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैश फ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, वो सब हमको भी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आती है बात प्रेजेंटेशन ऑफ द रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर, ठीक है। ये हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे। अब प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो हमने वही पढ़ा है कि जो है प्रेजेंटेशन वो तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा, ठीक है। जो प्रेजेंटेशन है वो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा। अब एक्सेप्ट कौन सी चीज़ें नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होगी, ठीक है। जो फेस ऑफ द P&L में जाएगा तो वही है कि भैया ऑर्डिनरी एक्टिविटी का प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस जो एट्रीब्यूटेबल है, तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी का प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस जो एट्रीब्यूटेबल है टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड एंड द इनकम टैक्स एक्सपेंस। तो प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस ऑर्डिनरी एक्टिविटी का, तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी का प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस जो है एट्रीब्यूटेबल है टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, वो भी करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड का। इसके रिलेटेड में इनकम टैक्स एक्सपेंस, डिस्पोजल एसेट एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी जो एट्रीब्यूटेबल है टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो जो है उसके रिस्पेक्ट में प्री टैक्स गेन, ठीक है। तो असेट और लायबिलिटी जो एट्रीब्यूटेबल है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, उसका प्री टैक्स गेन वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी एट्रीब्यूटेबल है टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उसका प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। और साथ ही साथ उसका रिलेटेड इनकम टैक्स एक्सपेंस वो भी करंट पीरियड का, ये हो गया। फिर सेपरेट डिस्क्लोजर, ईच डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का सेपरेट डिस्क्लोजर होता है। किस पीरियड तक करना चाहिए, तो फिनेंशियल पीरियड अप टू एंड इंक्लूडिंग द पीरियड इन विच डिसकंटिन्यूएंस इज कंप्लीटेड। तो वही पढ़ा था कि कंटिन्यू रहना चाहिए फिनेंशियल स्टेटमेंट जब तक चल रहा है, और इंक्लूडिंग द पीरियड जब डिसकंटिन्यूएंस कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और डिसकंटिन्यूएंस तब कंप्लीट मान लिया जाता है जब प्लान हमारा सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया है, भले ही पूरा पेमेंट आए नहीं आए। फिर इंटरप्राइज अगर विड्रॉ कर लेता है प्लान को, ठीक है, जो पहले इंटरप्राइज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो गया था, तो फैक्ट रीज़न कि भाई फैक्ट किस फैक्ट के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि विड्रॉ करना पड़ रहा है, और क्यों फैक्ट से रीजंस थे एंड इफेक्ट, ये जो मैंने कर लिया, चलो फैक्ट और रीज़न है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये फैक्ट और ये रीज़न है, और रीज़न के बाद इफेक्ट ऑफ द जो भी हमने ये इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज, ठीक है। कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं तो हमको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो इनिशियल डिस्क्लोजर इन एडिशन टू डीज डिस्क्लोजर बोला है, मतलब कि हम अब डिस्क्लोजर की बात करें तो इनिशियल डिस्क्लोजर होता है फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और फिर फर्दर डिस्क्लोजर होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो वही बात आती है इनिशियल डिस्क्लोजर में, तो हम तो बता देंगे, ठीक है। तो बिगिनिंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड, ठीक है, तो इंटरप्राइज को डिस्क्लोज करना चाहिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बिगिनिंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड, ठीक है। तो बिगिनिंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पीरियड इन विच इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट ऑकर, तो जिस पीरियड में इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट ऑकर हुआ, जिस पीरियड में इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट ऑकर हुआ, उसी पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है कि देखो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो जोग्राफिकल सेगमेंट है, ठीक है। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट का डेट क्या है, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट का नेचर क्या है, ठीक है, कब तक ये डिसकंटिन्यूएंस खत्म हो जाएगा, कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट डेट पे क्या है ऑफ टोटल असेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। तो टोटल असेट टू बी डिस्पोज और लायबिलिटी टू बी सेटल्ड, तो कैरिंग अमाउंट एज ऑफ बैलेंस शीट डेट, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ऑर्डिनरी एक्टिविटी से जो एट्रीब्यूटेबल है टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, प्री टैक्स प्रॉफिट और ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस जो है करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड का, नेट कैश फ्लो जो एट्रीब्यूटेबल है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। तो ये सब चीज़ें हमको एट्रीब्यूशन में करके बतानी पड़ती है, ठीक है। और ये सब चीज़ें तो हम वैसे भी नोट्स में बताते हैं, पर वो प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस है, और प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ असेट और सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी है, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। वो ये सब किधर बताते हैं, हम फैक्ट में बताते हैं, ये सब हम जो है फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ P&L में बताते हैं। फर्दर डिस्क्लोजर की अगर हम बात करें तो ऐसा ही है कि जब डिस्पोजल ऑफ असेट और लायबिलिटी जो है, अगर फर्दर डिस्क्लोजर, ये तो इनिशियल डिस्क्लोजर तो तब होता है जब जिस इवेंट में इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हो जाता है, ठीक है, जिस पीरियड में। फर्दर डिस्क्लोजर हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या डिस्क्लोज करेंगे, तो इंटरप्राइज का, ठीक है, डिस्पोज ऑफ असेट या लायबिलिटी सेटल जो एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, या तो वो किसी बाइंडिंग एग्रीमेंट में एंटर होता है, तो सेल नहीं करा है पर एक बाइंडिंग एग्रीमेंट में एंटर हो जाता है ऑफ सेल, तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड करना चाहिए, तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इसको इंक्लूड करना चाहिए। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसको इंक्लूड करना चाहिए कि जो भी गेन और लॉस हो रहा है, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ असेट से, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी से,
ठीक है। तो जो भी प्री टैक्स गेन है, जो भी इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो भी आप सेल कर रहे हो, ठीक है, तो इधर हमने बोला गेन और लॉस फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ एसेट। भैया कोई सी भी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, नेट एसेट की, ठीक है, तो सेलिंग प्राइसेस किसकी, ऑफ नेट एसेट फॉर विच इंटरप्राइज हैज एंटर्ड इनटू वन और मोर बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट, ठीक है। तो हमारा गेन और लॉस हो गया, ठीक है। तो गेन और लॉस में फिर एक गेन और लॉस हो गया नेट सेलिंग प्राइस, जिस सेलिंग प्राइस में, ठीक है, जिसमें डिस्पोजल कॉस्ट माइनस करके जो सेलिंग प्राइस में आप, ठीक है, ऑफ दोज नेट एसेट फॉर विच इंटरप्राइज एज एंटर्ड इनटू बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट, कितने टाइम तक हमको कैश फ्लोज मिल जाएंगे, एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज नेट एसेट, तो कितने टाइम तक हमको कैश फ्लो रिसीव हो जाएंगे, एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज नेट एसेट, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज नेट एसेट ऑन द बैलेंस शीट डेट, तो ये सब चीज़ें भी हमको बतानी पड़ती है। ये हो गया हमारा। फिर ये हमने देख लिया कि इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट की बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में एंटर हो जाओ, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में एंटर हो जाओ, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या गवर्निंग बॉडी, ठीक है, तो बाइंडिंग, तो या तो आप बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में एंटर हो जाओ, तो अगर या तो एंटर हो जाए बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में, सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द एसेट एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उनके साथ बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में एंटर हो जाओ, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ही एक फॉर्मल प्लान बनाया डिसकंटिन्यूएंस का, एंड फॉर्मल प्लान बनाया डिसकंटिन्यूएंस का, एंड जो है अनाउंसमेंट कर दिया उस प्लान का। तो फॉर्मल प्लान जो है, तो फॉर्मल प्लान में क्या बताना पड़ता है वो हमने समझा था कि एक मेजर एसेट का आइडेंटिफिकेशन, कि भैया ये मेजर एसेट है, ठीक है, इसको इस तरीके से डिस्पोज किया जाएगा, कितने टाइम पे इसको डिस्पोज किया जाएगा, प्रिंसिपल लोकेशन कौन कौन सी अफेक्ट होगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो कंपेंसेट होंगे, प्रोसीड्स और सैलवेज जो हमको रियलाइज होगा, ठीक है। अब इंटरप्राइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिमिलर गवर्निंग बॉडी, ठीक है, तो उसको अनाउंसमेंट भी करना पड़ता है, तो अनाउंसमेंट इतना कर दो, ठीक है, और मेन पार्टीज को कर दो, इतना कर दो टू मेक द इंटरप्राइज डेमोन्स्ट्रेबली कमिटेड टू द डिसकंटिन्यूएंस। ये हमारा हो गया इनिशियल एग्रीमेंट हो गया। फिर आती है बात कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन गोइंग कंसर्न को क्वेश्चन नहीं करता, डज नॉट ब्रिंग इनटू क्वेश्चन द गोइंग कंसर्न, ये हो गया हमारा पॉइंट। फिर उसके बाद हमने ये भी समझ लिया था कि सिंगल प्रोडक्ट का डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है, या तो एक सेगमेंट जा रहा है, दैट डजंट मीन द जो है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि डिसकंटिन्यूएंस ऑफ ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो एक, ठीक है, तो अगर भले ही बिजनेस कंटिन्यू हो, ठीक है, कुछ जो है स्कोप ऑफ ऑपरेशन या मैनर में चेंजेस हो रहे हैं, पर भले ही अगर बिजनेस कंटिन्यू है तो उसको डिसकंटिन्यूइंग तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो डिसकंटिन्यू मतलब रुकावट बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर ग्रेजुअल या फेज आउट कर रहा हूँ मैं प्रोडक्ट लाइन को, डिसकंटिन्यू नहीं बोलेंगे। सेवरल प्रोडक्ट एक ऑन गोइंग लाइन में ख़त्म हो रहे, डिसकंटिन्यू नहीं बोलेंगे। शिफ्टिंग कर रहा हूँ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का, फैसिलिटीज़ का, या क्लोज ही कर रहा हूँ फैसिलिटी ताकि मैं सब्सिक्वेंट इंप्रूव करूँ, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करूँ, इसको जो है डिसकंटिन्यूएंस नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब डिसकंटिन्यूएंस में नहीं आते हैं। एंड आखिरी चीज़ है डिसकंटिन्यूएंस के बारे में कि डिसकंटिन्यूएंस का डेफिनेशन थी कि एक कंपोनेंट है जो सिंगल प्लान से या तो एंटायरिटी में डिस्पोज हो रहा है या तो पीस मिल में डिस्पोज हो रहा है, ठीक है, बाय सेलिंग ऑफ एसेट और सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, या तो अबेंडनमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक सिंगल प्लान से हो रहा है जो भी हो रहा है, और एक मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जोग्राफिकल एरिया को वो रिप्रेजेंट करता है, और इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से जो है हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी। बस ये है कि आप कैसे किसी चीज़ को ऑपरेशनली और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है, जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि जब ऑपरेटिंग एसेट और लायबिलिटी जो है डायरेक्टली अगर उसको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, रिवेन्यू उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंसेस हम उसको अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ऐसे केस में वो कंपोनेंट को बोल दिया जाता है कि डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। अब आते हैं पीएम के क्वेश्चंस, ठीक है, 2 क्वेश्चंस है। व्हाट आर द डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ AS 24 फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन।
तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एंड प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट की बात है, ठीक है। तो ये पहले ये देखते हैं। तो डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन की जो बात है इस पे ही पर्टिकुलर पूरा क्वेश्चन है। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में तो एक तो इनिशियल डिस्क्लोजर हो गया, एक फर्दर डिस्क्लोजर हो गया। तो यही बात है, देखते हैं कि इसको आंसर्स को कैसे बोला गया है। तो ठीक है, इसमें इनिशियल डिस्क्लोजर के बारे में बात कर दी इन्होंने, ठीक है। इनिशियल डिस्क्लोजर के बारे में उन्होंने पूरी बात कर दी, ठीक है। ये हो गया हमारा। और दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट नेसेसरीली सेटिस्फाई क्राइटेरिया। वो वैसे क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रही, ए वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ए वाला इन द सेंस कि कौन सा क्राइटेरिया है वो इंटायरिटी में, ओके। तो हमारा जो क्राइटेरिया ए है वो क्राइटेरिया ए ऐसा है कि 3 क्राइटेरिया है ना। तो एक कंपोनेंट है जो सिंगल प्लान से, इसमें इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा सिंगल प्लान नहीं बना है, ठीक है ना। ऐसा कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज जिसका कोई ऐसा सिंगल प्लान नहीं है जिस पे वो डिस्पोज कर रहा है सब्सटेंशियली टू द इंटायरिटी, या पीस मिल से डिस्पोज हो रहा है या अबेंडनमेंट हो रहा है। तो यही बोला था कि एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट नेसेसरीली सेटिस्फाई क्राइटेरिया ए ऑफ पैराग्राफ 3 बट दैट माइट डू सो इन कॉम्बिनेशन विद अदर सर्कमस्टेंसेस, बट दैट माइट डू सो, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर सकता है विद अदर सर्कमस्टेंसेस। तो यही है कि क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिन, पैरा 3 ऑफ AS24 में क्राइटेरिया बता के रखा है ऑफ डिटर्मिनेशन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज़ जो क्राइटेरिया ए सेटिस्फाई नहीं करते हैं पर वो कर सकते हैं इन कॉम्बिनेशन विद अदर सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो इंक्लूड, ठीक है। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ठीक है। तो इसमें यही था, इसमें भी नोट्स में भी इस तरीके से बोला था कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए एक सिंगल प्लान होना चाहिए, बट चेंज इन स्कोप एंड मैनर ऑफ ऑपरेशन, इसका मतलब ये नहीं होता है कि अबेंडनमेंट होता है, ठीक है। क्योंकि वो भले ही आपने स्कोप ऑफ ऑपरेशन को चेंज करा है पर आपका बिजनेस तो कंटिन्यू है। इनफैक्ट जो है, तो इधर भले ही जो है डिसकंटिन्यूइंग, ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो रहा था, या तो पर्टिकुलर एरिया जो है हमारा बिजनेस एक पर्टिकुलर एरिया में डिसकंटिन्यू हो रहा था, या स्कोप ऑफ ऑपरेशन चेंज हो रहा है, या मैनर चेंज हो रहा है, ठीक है। पर फिर भी उसको अबेंडनमेंट नहीं माना, मतलब इसको हमने डिसकंटिन्यूइंग नहीं माना, ठीक है। तो स्कोप ऑफ ऑपरेशन एंड द मैनर इन विच द कंडक्ट इज नॉट अबेंडनमेंट बिकॉज दैट ऑपरेशन इज ऑल्सो चेंज, क्योंकि वो चेंज हुआ है और कंटिन्यू इज चेंज एंड इज कंटिन्यूइंग। तो कुछ एग्जाम्पल है जो क्राइटेरिया ए को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, बट अगर वो कॉम्बिनेशन में आए किसी अदर सर्कमस्टेंसेस से तो क्राइटेरिया ए को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हम बात करें कि ग्रेजुअल और इवैल्यूएशनरी फेजिंग आउट, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट लाइन और क्लास ऑफ सर्विस है यू, तो अगर इसका ग्रेजुअल फेजिंग आउट जो हो रहा है प्रोडक्ट लाइन का, पूरी लाइन का ही, ठीक है, तो यू वो क्राइटेरिया ए को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट वो कॉम्बिनेशन में माइट डू सो इन द कॉम्बिनेशन विद अदर सर्कमस्टेंसेस। ये वैसे ही जो ऑन गोइंग लाइन है, तो ऑन गोइंग लाइन के जो सेवरल प्रोडक्ट है, तो ऑन गोइंग लाइन के अंदर जो सेवरल प्रोडक्ट है वो सेवरल प्रोडक्ट का डिसकंटिन्यूएशन हो रहा है, ठीक है। तो ऑन गोइंग लाइन के सेवरल प्रोडक्ट का रिलेटिवली डिसकंटिन्यूएशन हो रहा है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूइंग इवन इफ रिलेटिवली एब्रप्टली, तो ऑन गोइंग लाइन का सेवरल प्रोडक्ट हो रहा है, या प्रोडक्ट लाइन ही फेज आउट हो रही है, या प्रोडक्शन मार्केटिंग एक्टिविटी शिफ्ट कर दी एक लाइन ऑफ बिजनेस से दूसरी लाइन ऑफ बिजनेस में, तो प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटी को शिफ्टिंग कर रहे हो, और ठीक है, ओके, लाइन नहीं है प्रोडक्शन लाइन ऑफ बिजनेस का, तो पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस है, उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस में जो प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटी है वो प्रोडक्शन मार्केटिंग एक्टिविटी को आप शिफ्ट कर रहे हो एक लोकेशन ऑफ एक्टिविटी से दूसरे लोकेशन पे, या आप जो है फैसिलिटी को क्लोज कर रहे हो ताकि आप जो है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर पाओ। तो ये सब चीज़ें हैं जो है यू इंडिविजुअल लेवल पे क्राइटेरिया ए को सेटिस्फाई नहीं करती है, बट इन कॉम्बिनेशन, ठीक है, विद अदर सर्कमस्टेंसेस ये कर सकती है। और एग्जांपल इन रिलेशन टू CFS इज सेलिंग अ सब्सिडियरी हुज एक्टिविटीज सिमिलर टू द पेरेंट एंड फेलो सब्सिडियरीज है, तो वो देखा जाए तो वो नेसेसरीली सेटिस्फाई नहीं करती क्राइटेरिया ए, बट माइट डू सो इन कॉम्बिनेशन विद द सर्कमस्टेंसेस। तो इस तरीके से हमने सिचुएशंस पढ़ी है, होप सो जो आपको है समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत भी इससे कि AS24 डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस क्या है। हमने जो है ट्वाइस और थ्राइस इसको हमने रिवाइज करा है, एंड अब जो है हम नेक्स्ट AS की तरफ मूव करेंगे। टिल देन आप प्रॉपरली अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, और इनफैक्ट अगर
आपको कुछ भी डाउट्स हो या कुछ भी हो जो आपको लग रहा है फर्स्ट ग्रुप से रिलेटेड है जो क्रिएटर हो सकती है, तो फील फ्री टू कमेंट। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस एक्सेप्टेड। आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, अच्छा लग रहा है और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू।